सेकंड जो लॉ है लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन के अंडर, वो है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, एंड दिस लॉ वाज published in 1794 by Joseph Proust, right? Joseph Proust was professor in the University of Salamanca in Spain, and as an honor we name this mineral as prussite, and which is commonly known as red silver or ruby silver. But इस लॉ के पब्लिश होने से पहले Joseph Priestley, right? So Joseph Priestley and इसके के साथ ही एंटोनी लेवोशियर, राइट? ये दो और भी फिलोसोफर्स थे जिन्होंने इस बात के ऊपर पहले ही बहुत सारा काम कर दिया था, राइट? लेकिन इनका जो लॉज की पब्लिकेशन थी जो कि 1794 में हुई थी, राइट? सो 1794 की पब्लिकेशन को 1812 से पहले इसे मान्यता नहीं मिली थी, जब तक कि एक और वैज्ञानिक जिनका नाम था बर्जीलियस, उन्होंने इस चीज़ को एडमिट नहीं किया था, राइट? और मोर ओवर आपको एक चीज़ में नोटिस करने वाली है कि जो इस 1794 की जो डेट है, इस डेट का एक स्पेशल रोल है। रोल ये है कि 1807 में डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी जो वो पब्लिश हुई थी। तो इसलिए यहाँ पर ये बात नोटिस करने वाली है कि इस लॉ को हम बिल्कुल भी ऐसा नहीं एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि ये जो लॉ है ये किसी भी तरीके से डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के सपोर्ट में था, राइट? लेकिन इस लॉ को एक अप्रॉक्सीमेशन लिया गया है, राइट? मैं फिर से इस वर्ड का यूज़ कर रहा हूँ, अप्रॉक्सीमेशन। मतलब ये है कि इस लॉ के बिहाफ पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये परफेक्ट लॉ बन गया था, बट ये जस्ट एक अप्रॉक्सीमेशन था, राइट? सो वो हम लोग लेटर ऑन डिस्कस करेंगे कि हम इसे अप्रॉक्सीमेशन क्यों कह रहे हैं, राइट? तो फिलहाल के लिए आपके पास यहाँ पे नोटिस करने वाली चीज़ है कि जो जोसेफ प्राउस्ट थे, इन्होंने एक खास मिनरल के साथ में काम किया जिसका नाम था कॉपर कार्बोनेट, राइट? ये बात बुक में गिवन है, कॉपर कार्बोनेट। तो कॉपर कार्बोनेट का जो नेचुरल ओर था वो ऑलरेडी अवेलेबल था, और एक इन्होंने कॉपर का कार्बन एंड ऑक्सीजन को, मीन्स कि कॉपर एंड कार्बन के जो पाउडर था इसे हीट किया, ऑब्वियसली वो ऑक्सीजन से कंबाइन हुए, और फिर हमारे पास एक और कंपाउंड बन के आया जो था कॉपर कार्बोनेट, राइट? कैसे पता चला कि कॉपर कार्बोनेट ही है? वो पता चला इनकी प्रॉपर्टीज़ को चेक करके। प्राउस्ट ने जो नेचुरली अकरिंग कॉपर कार्बोनेट का जो ओर था उससे जो हमारे को कॉपर कार्बोनेट मिला, और जो इन्होंने अपनी तरफ से आर्टिफिशियली प्रिपेयर किया कॉपर कार्बोनेट को, उन्होंने कहा कि इन दो कॉपर कार्बोनेट्स के बीच में कोई भी और कॉम्बिनेशन नहीं है, यानी कि कॉपर कार्बोनेट जो उनके पास नेचुरल आया था और कॉपर कार्बोनेट जो उनके पास आर्टिफिशियली आया था वो दोनों सेम थे। इस चीज़ को इस यहाँ पे इस टेबल में समराइज किया गया जो कि आपके एनसीईआरटी बुक में अवेलेबल है। आप देखेंगे कि आपके पास एक नेचुरल सैंपल है जिसे कि मैंने और बोला है, और एक सिंथेटिक सैंपल है जो कि खुद जोसेफ प्राइस्ले ने प्रिपेयर किया था। उनमें दोनों में ही परसेंटेज ऑफ कॉपर, ऑक्सीजन और कार्बन जो है वो सेम थे। हालांकि यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करने वाली है कि इस टेबल में जो डेटा है वो आर्टिफिशियली इंसर्ट किया गया है, बिकॉज जब भी आप एक्सपेरिमेंट करते हैं तो आपके पास वो डेटाज बिल्कुल परफेक्टली नहीं मैच करते हैं, राइट? सो ये तो एज सच एग्जैक्ट वैल्यूज़ तो नहीं होंगी क्योंकि यहाँ पे सेम वैल्यूज़ की कॉपी मारी गई है, राइट? बट इसके काफ़ी क्लोज था, जैसे कि 51.35 तो एक्चुअली 51.32 कुछ ऐसा। लेकिन एक चीज़ नोटिस करने वाली है, वो चीज़ नोटिस करने वाली ये है कि अगर आप इन सभी जगहों पे, राइट, अगर आप रेशो ले लेते हैं, राइट, तो मैं किस रेशो की बात कर रहा हूँ? मैं इस रेशो की बात कर रहा हूँ, राइट, जो कि कॉपर और ऑक्सीजन की रेशो है। आप ये रेशो या फिर आप ये रेशो ले लेते हैं तो आप देखेंगे कि इनकी जो भी रेशोज आती हैं वो एक
सेम रेशो आपको दूसरे में भी मिल रही है। सिमिलरली अगर आप इन तीनों के जॉइंट रेशोज भी अगर आप लेते हैं तो आपके पास जो रेशो आएगी वो फिक्स होगी, राइट, जो कि ऑलमोस्ट आ जाती है यहाँ पे 5, 1 एंड 4, राइट। सो मैं यहाँ पर ये रेशोज कैसे कैलकुलेट कर रहा हूँ अप्रॉक्सीमेटली, मैंने बेसिकली इन तीनों नंबर्स को डिवाइड किया 9.74 से, राइट। सो 9.74, 9.74, तो ये ऑलमोस्ट मेरे पास जो वैल्यूज़ आती हैं रिटर्न वैल्यूज़ वो ये हैं। ओके, सो जोसेफ प्राइसले का क्या इसमें स्टेटमेंट रहा? स्टेटमेंट बहुत सिंपल था कि अगर आपके पास कोई सिंपल कंपाउंड है, एनी कंपाउंड, राइट, एनी कंपाउंड, राइट, सो कितना सिंपल था कि गिवन कंपाउंड, एनी कंपाउंड always contains the exactly same proportion of the elements by their weight। अब यहाँ पर हमें एक चीज़ नोटिस करनी चाहिए कि आप देखेंगे कि इसमें जो रेशो लिया गया है वो रेशो लिया गया है वेट का, और केमिस्ट्री के पर्पस ऑफ व्यू से जो वेट है और मास है वो ऑलमोस्ट सेम चीज़ें हैं, क्योंकि आपके पास सैंपल की क्वांटिटी बहुत कम होती है, राइट। तो नोटिस करने वाली बात यह है कि जो प्रोपोर्शन है एलिमेंट्स के मासेस का या वेट्स का वो एग्जैक्टली सेम आता है, राइट। सो ये चीज़ बड़ी ही स्पेशल है यहाँ पर। आप इसमें ये भी मेंशन कर सकते हैं, डज नॉट डिपेंड, इट डज नॉट डिपेंड ऑन सोर्स। मतलब ये है कि आपके पास ये इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करती कि आपके पास वो चीज़ कहाँ से ऑब्टेन किया गया है, किस तरीके से ऑब्टेन किया गया है, राइट। तो इन चीज़ों पे चीज़ डिपेंड बिल्कुल नहीं करती है, राइट। सो ये हमारे पास एक बहुत ही बढ़िया बात है। मैंने इसके बारे में एक चीज़ ये भी कहना ज़रूरी समझता हूँ कि आपने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि मैंने वहाँ पे वेट मास को मैंने बहुत ज़्यादा स्पेशल बताया था कि क्योंकि ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है, राइट, और ये चैलेंज है कि ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है जिसमें कि आप फिजिकली या केमिकली किसी सब्सटेंस का मास चेंज करते हैं, राइट। सो अगर मासेस नहीं चेंज हो रहे और आपके पास कंपाउंड हर बार सेम ही आ रहा है, वेल इसमें एक चीज़ नोटिस करने वाली है कि आपके पास ये कैसे पता चलेगा कंपाउंड सेम है। फॉर एग्जांपल अगर आप सिट्रिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, शुगर, सॉल्ट, कैल्शियम कार्बोनेट, अगर आप इन सभी कंपाउंड्स को देखेंगे तो सभी कंपाउंड आपको फिजिकली वाइट ही नजर आएंगे, लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा कि गिवन कंपाउंड मीन्स कि वो स्पेसिफिकली वो कंपाउंड वही है जिसके बारे में बात कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात कर रहा हूँ कॉपर कार्बोनेट का, तो कॉपर कार्बोनेट की पहचान उसका कलर है, कॉपर कार्बोनेट की पहचान उसका बॉइलिंग पॉइंट है, उसका मेल्टिंग पॉइंट है, उसकी डेंसिटी है, राइट। सो डिफरेंट प्रॉपर्टी जो उसके साथ एसोसिएटेड हैं, जो स्पेसिफिकली किसी और के साथ कॉमन नहीं हो सकती हैं। सारी प्रॉपर्टीज एक तो हो सकती, दो हो सकती है, सारी नहीं। तो उस प्रॉपर्टीज़ के बिहाफ पर हम ये डिटेक्ट कर लेते हैं कि कंपाउंड वो सेम है। तो ये बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट है कि आपके पास कोई भी गिवन कंपाउंड है, जैसे कि कॉपर कार्बोनेट है, तो आप कॉपर कार्बोनेट को चाहे नेचुरली ऑब्टेन कर रहे हैं, चाहे उसको सिंथेटिकली लेबोरेटरी में प्रिपेयर कर रहे हैं, उसके जो एलिमेंट्स हैं उनके एलिमेंट्स का जो प्रोपोर्शन है वेट्स का उस कंपाउंड में, राइट, वो रेशियो फिक्स होगा। फिक्स का मतलब सेम होगा या चेंजेबल नहीं होगा या कांस्टेंट होगा, राइट। मैं यहाँ पर एक और भी चीज़ ज़रूर बताना चाहता हूँ कि जैसे मैंने यहाँ पे कॉपर कार्बोनेट की एग्जांपल के बारे में बात किया जो कि जोसेफ प्राइसले का ओरिजिनल कंपाउंड था, तो आपने एक चीज़ नोटिस किया कि इसमें हमें कॉपर कार्बोनेट का फॉर्मूला कहीं भी नहीं गिवन है इस एनसीईआरटी बुक में, राइट। इसका नाम ज़रूर रख दिया क्यूप्रिक कार्बोनेट, लेकिन आप देखेंगे कि इसमें कहीं पर भी इसमें ये बात इंडिकेट नहीं किया गया है कि मैं इसका एग्जैक्टली क्या नाम रखूँगा, राइट। सो वैसे आपके इन्फॉर्मेशन के लिए जो इसका फॉर्मूला है वो मैं आपको बता देता हूँ कि इसका फॉर्मूला है CuCO3, राइट। सो मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ CuCO3, दिस इज कॉल्ड क्यूप्रिक कार्बोनेट। लेकिन स्पेशल पॉइंट क्या है कि ये जो क्यूप्रिक कार्बोनेट है जोसेफ प्राइसले को इस फॉर्मूले की जानकारी नहीं है, नहीं थी। तो
अगर आपके पास इस लॉ के बिहाफ पे कोई भी न्यूमेरिकल आप सॉल्व करते हैं तो आपको फॉर्मूलाज अगर नहीं मालूम है तो ये सबसे अच्छी बात है, राइट, क्योंकि खुद प्राउस्ट को भी नहीं मालूम था, राइट। ओके, तो इस लॉ को और अच्छी तरीके से समझने के लिए मैं यहाँ पर एक न्यूमेरिकल आपके सामने सॉल्व करूँगा, राइट। सो दैट न्यूमेरिकल इज़ वेरी सिंपल। और इस न्यूमेरिकल में आप चीज़ नोटिस करेंगे कि जैसे कि मेरे पास यहाँ पर एक मैग्नीशियम का सैंपल है, राइट। सो मैं इस सैंपल को पहले बर्न करूँगा, राइट, और फिर हम इसके ऊपर ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, राइट। क्वेश्चन ये है कि मैं इस मैग्नीशियम के रिबन को बर्न करता हूँ, राइट, इट वाज हीटेड इन एयर, राइट, and 0.1618 gram of magnesium oxide was produced, right. So the game is only to measure the weights. So first let us go for the experiment, and I have taken this magnesium wire or magnesium ribbon and let us burn this. Now it has started burning. And we can notice the thermometer also. It's a very bright light, and you can see that there's a formation of magnesium oxide, right. So the temperature is around 1200. So we have recorded 244 degrees Celsius. Okay. Now we have this magnesium oxide. So we have obtained this magnesium oxide. Okay, so after this experiment, now we can go for solving this question. तो मैं इस एक्सपेरिमेंट में एक और भी चीज़ आपको इंडिकेट करना चाहता हूँ कि जिस वक्त मैंने मैग्नीशियम रिबन को हीट किया था एयर में, राइट, सो मैंने मैग्नीशियम का एग्जैक्टली वेट भी नहीं लिया था और मैग्नीशियम ऑक्साइड का वेट भी नहीं लिया था। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि मुझे ये भी नहीं मालूम था कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो फार्मूला है वो MgO होगा, राइट। ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम लोग इस डेट के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, पर अदरवाइज मॉडर्न टाइम में सभी को पता है मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम लोग MgO ही लिखते हैं। पर एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम ये बात समझेंगे कि क्यों मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला MgO हो सकता है, राइट। सो फिलहाल के लिए अभी आपके पास ये चीज़ मिसिंग होनी चाहिए, आपके पास मॉलिकुलर फार्मूला या केमिकल फार्मूला आपने नहीं समझना है, राइट। सो आपको जस्ट इंग्लिश लेटर नेम्स लिखने हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम, एंड दैट्स ऑल। ओके, सो इतने ग्राम ऑफ मैग्नीशियम था दैट वाज रिएक्टेड इन एयर, तो आपके पास कितना मैग्नीशियम बनेगा, राइट। तो हमारे पास ये सिंपल सा एक क्वेश्चन है, राइट। सो इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास कैसे किया जा सकता है सॉल्व। ओके, तो यहाँ पर अब आप नोटिस करेंगे कि इतने ग्राम मैग्नीशियम, तो इतने मैग्नीशियम ऑक्साइड था। तो आपको पूछा है पहले परसेंटेज ऑफ मैग्नीशियम इन मैग्नीशियम ऑक्साइड। परसेंटेज का मतलब हो गया कि आपके पास कितने मैग्नीशियम हो गया इन 100 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, राइट। सो ये क्वेश्चन बहुत देखिए ईजी है। देखिए आपके पास 0.1618 ग्राम ऑफ, मैं यहाँ पर सिंबल लिख रहा हूँ, मैग्नीशियम ऑक्साइड में आपके पास जो मैग्नीशियम प्रेजेंट है वो है 0.0976, राइट। तो ऑब्वियसली सिंगल ग्राम में वाओ क्या कैलकुलेशन है, आप देखेंगे 0.0976 बाय 0.1618, एंड ऑब्वियसली अगर मैं 100 के लिए बात करूँगा तो आप इस नंबर को जस्ट 100 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड यू विल गेट द आंसर। ओके, सो हियर इज द आंसर 0.0976 multiply by 100, right. So I will solve this 0.0976 multiplied by 100
and divided by 0.1618, and that gives you almost 59% of the result, right? So I will write here 59.33, right? So it is 59.33. Now, using this law only, what mass of oxygen was needed to combine with this magnesium, right? So definite सी बात है, using only law of definite proportion, what mass of oxygen was needed to combine with the magnesium, right? So अगर आपके पास ये magnesium है और ये आपके पास magnesium oxide है, so how can you get the mass of oxygen? It's very simple, 0.1618 minus 0.0976, that will give you 0.0642. Alright, so that was all about the law of definite proportion. Okay,